गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। कल आपको हम चैप्टर 1 का सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे। तो हमारा तो अभी चल रहा है रिवीजन सीरीज, तो हम इसी रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपको चैप्टर 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे, फिर अगले क्लास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए देखते हैं हम चैप्टर 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो चलिए देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र से क्या समझते हैं। चैप्टर का ही नाम है लोकतंत्र, तो हमको जानना है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक होता है लोकतंत्र को ही अगर हम अलग अलग नामों से बोले तो होता है लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र। इन तीनों शब्द का एक ही मतलब है, सबका मतलब है जनता के द्वारा शासन। अगर कोई देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करता है, कोई देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करता है, तो उस देश में जनता का शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है और खुद पर ही शासन करवाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, 2 साल पूछा हुआ है, 2014 और 21 में, ठीक है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में जनता ही खुद पर शासन करवाती है और किसके द्वारा शासन करवाएगी, उसको भी जनता ही चुनेगी। और लोकतंत्र है किसके लिए, जनता के लिए ही है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ठीक है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। जो जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा वहां पे सरकार, प्यारे बच्चों, जनता के द्वारा ही चुनी जाएगी। जैसे हमारा प्यारा देश भारत, अभी हम जो गवर्नमेंट को चुनते हैं, देखते होंगे कि जनता खुद सरकार को चुनती है। मोदी जी को कौन जिताए, जनता खुद जिताए हैं। तो यही बोलता है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा ही क्या होता है, चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करती है। और जो सरकार का गठन होता है, जो सरकार बनती है, वो काम किसके लिए करती है, वो काम भी करती है जनता के लिए। नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, उनको कौन चुन के भेजा, उनको हम भारतीय नागरिक चुन के भेजे। तो वो किसके लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। और हम पे शासन कौन कर रहा है, हम खुद न कर रहे हैं जी, हम खुद उसको चुन के भेजे, तो हम खुद पे ही जनता क्या करता है, शासन करता है। आगे देखिए, आगे क्या है, लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है तथा यहाँ जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां जनता ही जनता के पास ही पूरा का पूरा संप्रभुता और शक्ति होता है। जनता चाहे तो आज सरकार बना सकती है और जनता चाहे तो आज सरकार हटा सकती है। अगर हम इस सवाल को इस तरह से लिखेंगे, इस वर्ड में लिखेंगे, तो हमें पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको लोकतंत्र का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, लोकतंत्र से हम लोग क्या समझते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर इससे भी छोटा आंसर लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, लोकतंत्र। और थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए,
क्या है दूसरा क्वेश्चन? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है कैसे? अभी जो बात बताए आपको यही यहाँ रखना है कि लोकतंत्र जनता का शासन है या जनता के लिए शासन है या जनता के द्वारा शासन है, ये कैसे है, इसी बात को यहाँ सिद्ध रखना है। पहले तो एक बात और जान लीजिए कि ये जो अगर आएगा ना क्वेश्चन, इससे भी पूछ देता है कि अगर लोकतंत्र का ऐसा परिभाषा आएगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, तो ये लोकतंत्र की परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ये अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, अमेरिकी प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। यही ये परिभाषा दिए थे किस चीज का? लोकतंत्र का। क्या परिभाषा दिए थे? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये परिभाषा कौन दिए थे लोकतंत्र का? तो अब्राहम लिंकन दिए थे। और ये अब्राहम लिंकन कौन थे भाई? ये अब्राहम लिंकन थे अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। चलिए, अब हमको इस बात को सिद्ध करना है कि कैसे लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, इसी बात को हमको समझाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये भी 3 साल पूछा गया, 13, 14 और 18 में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे? लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही कार्य करती है। लोकतंत्र में जो सरकार को हम चुनते हैं, क्या बोले कि लोकतंत्र में जो हम सरकार चुनते हैं वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा चुना जाता है? तो भाइयों, लोकतंत्र में सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए ही कार्य करती है। और वो जो सरकार का हम गठन करवाते हैं, जिसको चुन के भेजते हैं, वो काम किसके लिए करेगी? तो वो जो सरकार है वो काम भी जनता के लिए ही करेगी। चुनेगा जनता और काम भी किसके लिए करेगी? जनता के लिए करेगी। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है और लोकतंत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा संप्रभु और सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? लोकतंत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, संप्रभु, बलशाली लोकतंत्र में जनता ही होता है। तो इसीलिए तथा यहाँ जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है और यहाँ जनता जिसको चाहे उसको बहुमत देके जिता सकती है और सरकार में बैठा सकती है। तो यहाँ सारी शक्तियां किसके हाथ में होती है? लोकतंत्र में, लोकतंत्र में प्यारे बच्चों सारी शक्तियां जनता के ही हाथ में निहित होती है। इसी कारण लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए एक शासन है और इन्हीं सब कारणों से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या है? शासन है। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए गुड। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न बहुत ही इजी था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी। देखिए अगर हम इस सत्ता की साझेदारी का सीधा अर्थ आपको समझाना चाहे तो हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि अगर हम अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समूह के लोगों को सत्ता में हिस्सेदार बना दे, सबको सत्ता में आने का मौका दे दे, तो उसी को हम बोलेंगे सत्ता में साझेदारी। अगर अभी आप भारत के राजनीतिक दलों को देखिएगा तो क्या किसी दल में सिर्फ एक धर्म के लोग हैं? क्या किसी धर्म में सिर्फ एक जाति के लोग हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी धर्म, सभी दल में सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी समुदाय के लोग हैं। अगर सोचिए कि अगर कुछ ऐसा होता कि एक पार्टी किसी एक धर्म को
एक धर्म के लिए काम करती, एक धर्म का विचारधारा रखती, तो क्या भारत में जो अगर सरकार बनता वो तो सिर्फ एक ही समुदाय का बात करता, एक ही समुदाय के हक के लिए काम करता, क्या दूसरा समुदाय इसे उठ पाता? तो इसीलिए लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था रखा गया है कि लोकतंत्र में क्या होगा, हमेशा लोकतंत्र में हमेशा ही सत्ता का साझेदारी होगा। अब ये सत्ता की साझेदारी क्या बोले? सत्ता की साझेदारी को हम यूं समझ सकते हैं कि हम अलग अलग समुदाय के लोगों को कहां ले आए, सत्ता में ले आए, अलग अलग समुदाय के लोगों को चुन के सत्ता में बैठा दे, तो वही कहलाएगा प्यारे बच्चों लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चलिए समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी को हम किस तरह परिभाषित करेंगे। देखिए क्या है, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना। क्या बोले थे अभी? समाज में ही जो लोग रह रहे हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदार बना रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसी को बोलेंगे सत्ता की साझेदारी, उसी को बोलेंगे सत्ता की साझेदारी। जब आप अगला चैप्टर पढ़िएगा, उससे अगला चैप्टर पढ़िएगा, तो पूरे में आपको सत्ता की साझेदारी मिलेगा। अगर सोचिए, अगर सत्ता की साझेदारी ना हो तो क्या होगा? अब दिमाग लगाइए कि अगर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी ना हो, सब लोगों को उसका, सब समुदाय के लोग सत्ता में हिस्सेदार ना हो, तब क्या होगा? तब यही होगा दोस्तों, लोगों के बीच टकराव बढ़ जाएगा। दो दल, दो समूह, दो जाति, दो धर्म के लोग आपस में भिड़ते रहेंगे। तो सत्ता की साझेदारी क्या करता है? सत्ता की साझेदारी से दो समुदाय, दो धर्म, दो जाति के लोगों के बीच टकराव कम होता है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से परिभाषित करेंगे सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ होता है। समाज के सभी वर्गों के लोगों को सत्ता में हिस्सेदार बना देना, वही क्या कहलाएगा? सत्ता में साझेदारी कहलाएगा प्यारे बच्चों। चलिए उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर का सवाल भी आपको मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। जिस तरह बच्चों मक्खन पिघलता है ना, उसी तरह ये पिघलते हुए आपके दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये सिविक्स है, ये राजनीति शास्त्र है, अपने आसपास देखिए, ये सब आपको दिखेगा। ठीक है, बस उसके लिए एक ये बीच वाला आंख खोलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सुनिए, एक बात और बताते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, इसको समझने में इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए और आपका फट से जवाब मिलेगा और उस चीज़ का सॉल्यूशन फट से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा खुद का व्हाट्सएप चैनल है, वो सब का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से ये सारा पीडीएफ आपके फ़ोन में मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल फ्री। इसके लिए कोई चार्ज नहीं। हमारी जो संस्थान है स्मार्ट कोचिंग सेंटर, ये अभी बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त काम करती है और आशा करते हैं, और जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही यूट्यूब पर हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे छोटे मोटे भाइयों को इसी तरह फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाते रहे, और बच्चों के जो जिंदगी में एक अहम योगदान होता है क्लास 10वीं का, उसमें हम लोग अच्छे से भागीदार बन सकें। अगर आप लोगों की दुआ होगी तो हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे और आप लोगों के प्यार से, मोहब्बत से आपको इसी तरह प्यारा प्यारा कंटेंट मिलते रहेगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यही 9 क्वेश्चन के आसपास होगा लघु उत्तरीय में। फिर कल हम लोग करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसमें से थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन जो राजनीति शास्त्र में 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है, मगर 2 चैप्टर याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 और 3
ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर नंबर 2 और 3। अगर ज्यादातर सवाल ना इसी दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए सवाल है विविधता में एकता का अर्थ बताएं। क्या बोले बच्चों, विविधता में एकता का अर्थ बताएं। देखिए विविधता का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको नॉर्मल उसी भाषा में विविधता का मतलब समझाते हैं। मानिए ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग किस्म का पौधा लगा देंगे, अलग अलग किस्म का, सबका गुण अलग है, सबका सब कुछ अलग है, मगर इसको क्या करेंगे, एक साथ लगा देंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग किस्म का, यहाँ क्या लगा देंगे, पौधा लगा देंगे। तो ये क्षेत्र जो है, हम आपको बता रहे थे कि विविधता क्या होता है। अगर हम एक ही स्थान पर, क्या बोले, अगर हम एक ही स्थान पर अलग अलग तरह के पौधे लगा दिए हैं, देख रहे हैं, यहाँ ब्लू है, यहाँ पीला है, यहाँ हरा है, यहाँ बैगनी है, अलग एक ही स्थान पर अलग अलग तरह के पौधे लगा दिए, तो वो होता है विविधता। क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है विविधता। जैसे भारत में एक ही जगह पर कितने ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं, तो भारत में तो धर्म में भी विविधता है, भारत में धर्म में भी विविधता है। तो भारत एक स्थान है, एक स्थान पर बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो वही क्या हुआ, विविधता हो गया। भारत के भाषा में भी विविधता है, भारत में कितना भाषा बोला जाता है, हमारा 22 भाषा तो ऐसे ही 22 भाषा तो ऐसा अनुसूचित भाषा है। सोचिए यहाँ भारत में बहुत सारे चीजों में विविधता है, धर्म में विविधता, जाति में विविधता, भाषा में विविधता। तो वही विविधताओं में कैसे हम लोग एक रहते हैं, तो वही बोलेंगे विविधता में एकता। तो हमको बताना है कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है। देखिए आप इसको, चलिए तो क्या लिखेंगे कि भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर, यहाँ लिख लीजिएगा, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और देश की अखंडता पर कोई खतरा आता है तो एक होकर उसका सामना करते हैं। इसे ही विविधता में एकता कहते हैं। देखिए भारत में अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के पालन करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो इससे क्या पता चला, भारत में तो विविधता है, मगर जब अपने देश का बात आता है, अपने राष्ट्र का बात आता है, तो हम सब धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग एकजुट होकर खड़े रहते हैं। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच होता है, ठीक है, भारत में देखिएगा क्रिकेट में भी विविधता है। एक होता है भारत का वर्ल्ड कप का मैच, वर्ल्ड कप के मैच में देखिएगा चेन्नई वाला भी चाहेगा कि भारत जीत जाए, जबकि वो भारत के अलग हिस्सा में रहता है, अलग भाषा बोलता है, अलग रंग का है। ये क्या चाहेगा कि ये भी चाहेगा कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए। चाहे कश्मीर में लोग रह रहे हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में लोग रह रहे हो, चाहे ईस्टर्न साइड में लोग रह रहे हो, सब चाहेगा कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए। मगर जैसे ही भारत में आईपीएल चालू होता है, क्या चालू होता है, आईपीएल चालू होता है, तो देखिए चेन्नई वाला चाहेगा चेन्नई जीते, बेंगलोर वाला चाहेगा बेंगलोर जीते, मुंबई वाला चाहेगा मुंबई जीते। तो यही अखंडता क्या होता है, बिखर जाता है। तो वर्ल्ड कप में हम लोग एक हो जाते हैं, वर्ल्ड कप में क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो वही विविधता में एकता कहलाता है। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं।
भारत में जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धर्म के अलग अलग संस्कृति का पालन करने वाले लोग हैं, वो सब एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कहाँ में? भारत में। और देश की अखंडता पर कोई खतरा आता है तो एक होकर उसका सामना करते हैं। अगर देश पर कोई बात चलाए, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जब देश का बात आया था तो सब पक्ष विपक्ष सब एकजुट हो गया था, सब पाकिस्तान को लताड़ रहा था। लताड़ रहा था कि नहीं लताड़ रहा था? तो जब देश की अखंडता पर कोई बात आ जाए तो हम लोग उसका मिलकर सामना करते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? विविधता में एकता कहते हैं प्यारे बच्चों। और यही चीज हमको कहलाएगा कि हम विविधता में तो हैं मगर हम लोग क्या हैं? एक हैं। हम लोग क्या है? हम कोई धर्म के नहीं है, कोई जाति के नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही हैं, हम लोग भारतीय हैं। याद रखिएगा, कभी भी अपने देश से गद्देदारी नहीं करना चाहिए। देश है, देश हमारी जान है। धर्म के ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र के ऊपर संविधान है। ठीक है, ऐसा क्रम होना चाहिए कि हम पहले सर्वोपरि मेरा देश है, फिर जाके हम धर्म है, फिर जाके मेरा जाति है। ठीक है, मगर सर्वोपरि क्या है? देश है। हम लोग के धर्म जाति से बढ़कर देश है। देश एक ही है, वो है भारत। ठीक है, आप शुक्रगुजार रहिए इस बात का कि आप भारत जैसे इस मिट्टी में जन्म लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या है? सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? प्यारे बच्चों, कि हमने पूछा है सामाजिक विभाजन। देखिए सामाजिक विभाजन, समाज में जो विभाजन होता है लोगों में, जो गलत है। सामाजिक विभाजन क्या है प्यारे बच्चों? सामाजिक विभाजन गलत है। कभी भी समाज को विभाजित मत कीजिए किसी भी आधार पर। मगर हमारा समाज कुछ ऐसा है जिसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो वो हमको अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने पढ़ाई, अपने संस्कार के हिसाब से उसको सीखना होता है। तो सामाजिक विभाजन तो गलत है, तो हमको बताना है कि सामाजिक विभाजन से क्या अर्थ है। सामाजिक विभाजन नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है? समाज का विभाजन होता है। सामाजिक विभाजन मतलब समाज का विभाजन। देखिए, समाज का विभाजन हो किस किस आधार पर? क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। समाज का क्षेत्र के आधार पर हम बोलते हैं हम बिहारी हैं, कोई मुंबई का है, ठीक है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई उड़िया है, ये सब बात बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हम अपने समाज का विभाजन कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र के आधार पर समाज का विभाजन किए। दूसरा है जाति के आधार पर, हम बोलते हैं कि वो तेली है, वो चमार है, वो सिंह है, वो राजपूत है। तो ये जाति के आधार पर विभाजन। देखिए ये सब क्या है? विभाजन का आधार है। पहला है क्षेत्र, दूसरा है जाति, तीसरा है धर्म। हम धर्म के आधार पर भी बटे हुए हैं, नस्ल के आधार पर भी बटे हुए हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, इन सभी के आधार पर ही विभाजन को हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है कि समाज में क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर भी विभाजन। लिंग के आधार पर विभाजन मतलब लड़का लड़की में भेदभाव करना। बोले हम लड़का है, तुम लड़की है, तो ये हुआ लिंग के आधार पर विभाजन। तो जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन ही होना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सामाजिक विभाजन कहलाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर से उसी जोश के साथ एकदम इस सब को खत्म करते हैं अच्छे से कि अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या?
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में, देखिए, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। देखिए प्यारे बच्चों, हमसे पूछा है जातिवाद, क्या पूछा है? जातिवाद। देखिए जातिवाद क्या होता है, हम जातिवाद किसको बोलेंगे पहले ये जानना है कि अगर समाज का विभाजन जाति के आधार पर हो, समाज का विभाजन प्यारे बच्चों, अगर हम समाज का विभाजन जाति के आधार पर कर रहे हो तो वही कहलाता है जातिवाद। ठीक है, हम समाज का विभाजन करते हैं, तुम सिंह है, तुम यादव है, तुम कुर्मी है, तुम ये है, फलना है, चिलना है, ढेकाना है, जो हम समाज का जाति में बांट देते हैं, समाज को जाति में टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, तो यही कहलाता है प्यारे बच्चों जातिवाद। और हमसे पूछ रहा है सवाल में क्या कि जातिवाद के पनपने का, जातिवाद कैसे विकसित हुआ, कैसे हमारे इतने अच्छे समाज में जातिवाद आ गया, इसके किन्हीं 4 कारणों को बताना है। जातिवाद के किन्हीं 4 कारणों को बताना है। देखिए क्या है कि भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारण निम्नलिखित हैं, और हम इसी तरह से लिखेंगे कि भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारण निम्नलिखित हैं। अगर हम बात करें पहला कारण का, देखिए जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। हम क्या करते हैं कि हम जाति के आधार पर उसका पेशा निर्धारित करते हैं। कोई धोबी जाति का है तो उसका काम है कि कपड़ा ही धोएगा, कोई चमार जाति का है तो उसका काम है कि वो कपड़ा ही सिलेगा, जो बहुत गलत है प्यारे बच्चों, बहुत गलत है। हमको इंसानियत पे चलना है, हमको इंसान को मानना है, ना ही कोई जाति, ना ही कोई धर्म, सबसे उसी प्यार मोहब्बत से मिलना है, हंसते हुए मिलना है। ठीक है, तो पहला क्या बोले, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। दूसरा कारण देखिए, जाति के आधार पर शादी होता है। अगर शादी भी होता है व्यक्ति का तो वो अपने जाति में करना चाहता है, तो यही से धीरे धीरे जातिवाद पनपने लगा था। अगर शुरू से ही मानिए, शुरू से ही जाति के आधार पर पेशा निर्धारित नहीं रहता, कोई कुछ भी कर सकता था पहले, अगर ऐसा होता तो क्या ये जातिवाद पनपता? वहीं दब के कुचल के मर जाता, जातिवाद वहीं दब के कुचल के मर जाता। वो पनपा किस लिए? ताकि लोग ने उसको बढ़ावा दिया, लोग बोल दिए तुम शुद्र है तो तुम कुछ नहीं करेगा, तुम जाके हमारे घर में काम करेगा, ऐसा बोले, और लोग अपने जाति में ही विवाह करवाने लगे। तो इस सभी कारणों से जातिवाद का औरा बड़ा हुआ, जातिवाद का औदा बड़ा हुआ, और जातिवाद धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गया। जैसे कोरोना का बीमारी फैला था ना प्यारे बच्चों, एक इंसान से दूसरे इंसान से, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान में, इसी तरह जातिवाद एक बीमारी है जो इंसान दर इंसान फैलते जाता है। तीसरा कारण देखिए, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। अभी तो पुराना समय का बात छोड़िए, अभी के समय में भेदभाव होता है। अगर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां निचले जाति को साथ में बैठाया नहीं जाता है, साथ में खिलाया नहीं जाता है, तो अभी भी देश में क्या है, जाति के आधार पर भेदभाव है। कम हुआ है, पहले से कम हुआ है, मगर अभी भी है। तो जाति के आधार पर क्या होता है, भेदभाव होता है। जाति के आधार पर नाम रखा जाता है, जाति के आधार पर नाम रखा जाता है। कोई सिंह लगाता है तो कोई गुप्ता लगाता है, कोई यादव लगाता है। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, यही तो जाति है, यही तो जातिवाद है। तो ये सब चीज, ये चारों कारण क्या करता है, जातिवाद को बढ़ावा देता है, इसको विकास करने में सहायता करता है। और हमको इन सभी चारों कारणों से ऊपर उठ के अपने देश के प्रति विचार रखना होगा। ठीक है, तब जाके हमारा देश आज विकासशील देश से विकसित देश बन पाएगा। चलिए, तो इन चारों कारणों को इसी तरह लिखेंगे ताकि हमारा जो अच्छा हो जाए। ठीक है,
तो अभी 6 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देखिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, इसके 2 कारण बताइए। देखिए अभी बिहार की बात करें तो सबसे ज्यादा जातिवाद अगर कहीं है तो वो भारत का एकमात्र राज्य है बिहार। यहाँ इतना जातिवाद है प्यारे बच्चों, इतना जातिवाद है। अगर आप देखिएगा कि जिस जिस जगह पर, जिस समाज में जिस जाति के ज्यादा लोग रहते हैं, वहां का जो विधायक होता है, वहां का जो मुखिया होता है, वो उसी जाति को वोट देता है। चाहे वो अच्छा काम करे या नहीं करे, हम ये नहीं देखते हैं वोट देने टाइम, हम देखते हैं कि वो किस जाति का है, किस वर्ण का है, जो गलत है। तो सवाल हमसे पूछा कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। हमको बताना है क्यों जाति के आधार पर चुनाव के नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसका 2 कारण बताएंगे। तो देखिए पहला कारण है कि किसी भी निर्वाचित क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया जाता है कि उसमें मात्र एक ही जाति के मतदाता हो। क्या बोले कि किसी भी निर्वाचित क्षेत्र, जो चुनावी क्षेत्र बनाया जाता है, विधानसभा नंबर इतना इतना इतना, तो वो किसी इस तरह से नहीं बनाया जाता कि यहाँ पे इस जाति के लोग, सिर्फ अकेले उसी जाति के लोग हों। उस तरह से चुनावी क्षेत्र डिसाइड नहीं किया जाता, जिसके कारण प्रकार नहीं किया जाता कि उसमें मात्र एक ही जाति के मतदाता हो। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बच जाते हैं कि चुनाव पर जातिवाद का ज्यादा प्रभाव इस वजह से नहीं पड़ पाता है। दूसरा कारण, कोई पार्टी केवल एक ही जाति को वोट प्राप्त कर सत्ता में नहीं आता है। और चाहे बिहार में कितना भी पार्टी हो, कि अगर कोई एक जाति का लोग उसको पूरा वोट दे देगा तो क्या वो सत्ता बना लेगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए क्या है, कोई पार्टी केवल एक ही जाति को वोट प्राप्त कर सत्ता में नहीं आता है। किसी पार्टी को अगर कोई एक ही जाति वोट देगा तो वो इसके वजह से सत्ता में नहीं आ सकता है। तो ये 2 कारणों को हम अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है। ठीक, और ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट भी है। अगला देखिए, ये देखिए, ये है क्वेश्चन, सांप्रदायिकता क्या है प्यारे बच्चों? सांप्रदायिकता, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तो सांप्रदायिकता को अच्छे से समझिए। एक तो हुआ ये सांप्रदायिकता, दूसरा शब्द हम यहाँ पे आपके लिए लिख रहे हैं सांप्रदायिक। सांप्रदायिक, सुनिए, जब हम क्या करेंगे, जब हम अपने धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, जब हम क्या, कोई इंसान अपने धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और दूसरे धर्म का जरा भी परवाह ना करे, अपने धर्म को सिर्फ सर्वश्रेष्ठ बताने में लगे रहे और अपने धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो जाए, तो वैसे इंसान को सांप्रदायिक कहते हैं। जो अपने धर्म के लिए, जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हो, दूसरे धर्म को कुछ नहीं मानता हो, तो उस इंसान को हम लोग कहेंगे सांप्रदायिक। ठीक है, अब सांप्रदायिकता क्या है?
इसी को मानने वाले, इसी को मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। मानने वाले व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाएंगे और इसी विचारधारा को मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा विचारधारा है कि मेरा धर्म इस धर्म से श्रेष्ठ है, मेरा धर्म इस धर्म से बलशाली है, तो यही भावना, यही विचारधारा ही सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक राजनीतिक का विवरण दे और सबके साथ एक एक उदाहरण दे। चलिए देखिए इसको पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक राजनीति का विवरण दे। जो अलग अलग प्रकार के सांप्रदायिक राजनीति हैं, ठीक है, उसका हमें यहाँ पे विवरण देना है और सबके बारे में एक एक उदाहरण लिखना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति के निम्नलिखित रूप हैं। सांप्रदायिक राजनीति के बहुत सारे रूप हैं। बहुसंख्यक अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है, और जहाँ भी कोई बहुसंख्यक होता है, जहाँ भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति के लोगों का जनसंख्या ज़्यादा होता है, वो क्या चाहता है कि राजनीति में मेरे ही समुदाय का, मेरे ही धर्म का लोग जाए। ठीक है, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, और उनकी यही कोशिश को क्या बोलते हैं? बहुसंख्यकवाद बोलते हैं। जो व्यक्ति इस विचारधारा से काम करते हैं कि यहाँ हमारा ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर में हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने ही जाति, अपने ही धर्म के लोगों को वोट दे देते हैं। जो अच्छा काम नहीं भी करे फिर भी दे देते हैं, और यही चीज़ धीरे धीरे इतना उसके अंदर विचारधारा उत्पन्न हो जाता है तो वो बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में सिंगलियों का बहुसंख्यकवाद। अगर क्लास में आपको पढ़ाए थे कि श्रीलंका एक देश था, एक देश था जिसका क्या नाम है? श्रीलंका। भारत के बिल्कुल नीचे में मिलेगा आपको एक छोटा सा टापू है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका प्यारे बच्चों आज़ाद हुआ था 1948 ईस्वी में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ प्यारे बच्चों? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 ईस्वी में। श्रीलंका में दो समुदाय के लोग रहते थे, एक रहते थे सिंघली और एक रहते थे तमिल। तो सिंघली समुदाय या सिंघली भाषा बोलने वाले जो लोग थे उसकी जनसंख्या ज्यादा थी, सिंघली भाषी की जनसंख्या ज्यादा थी, और जो सिंघली जाति के लोग थे वो क्या किए थे? श्रीलंका में अपना गवर्नमेंट चुन के बैठा दिए थे, और वो जो सरकार था वो भी काम सिर्फ किसके लिए करता था? सिंघली के लिए ही काम करता था, जिस कारण से श्रीलंका का बहुत बुरा हाल हुआ। वहां लोगों ने क्रांति कर दिया, सरकार पलट दिया। तो अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हमको ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये सब से ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए क्या बोले? श्रीलंका में सिंघलियों का बहुसंख्यकवाद। अगला देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या होता है प्यारे बच्चों? हम धर्मनिरपेक्षता किसको बोलेंगे? तो हम कुछ इस तरह बोलेंगे कि जो व्यक्ति या जो समूह या जो इंसान कोई धर्म को ना माने, सबको एक माने, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, तो वही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। जैसे भारत क्या है?
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या भारत में कहीं पर भी धर्म के आधार पर कोई विभाजन है? भारत सबको अपने बच्चों की तरह पालता है, सभी धर्म के लोगों को अपने बच्चों की तरह पालता है भारत। तो भारत को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि भारत किसी भी धर्म को सभी धर्म को एक समान मानता है, किसी में कोई विभेद नहीं करता है। भारत ऐसा राष्ट्र है कि जो भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो धर्मनिरपेक्ष है, जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत में देखिएगा तो मुस्लिम भी रह रहा है, हिंदू भी रह रहा है, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, बौद्ध भी रह रहे हैं, पारसी भी रह रहे हैं। सब धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसीलिए हम लोग भारत को क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष देश बोलते हैं। अगर हमको धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, याद रखिएगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करे, हम सभी धर्म का सम्मान करें, तो वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? धर्मनिरपेक्षता। अगर धर्म के आधार पर हम भेदभाव कर रहे हैं, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, तो ये कहलाएगा सांप्रदायिकता। कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को ना माने, सब धर्म को बराबर सम्मान करे, तो वो भावना कहलाएगा धर्मनिरपेक्षता। अगर वही व्यक्ति धर्म को मानने, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, तो वो कहलाएगा सांप्रदायिकता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अर्थ है। अगर आपको धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा लिखने बताएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो सीधा बात है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सब धर्म का बराबर सम्मान करना, सब धर्म को एक नजरिए से देखना। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्मों को एक समान मानने वाला राष्ट्र, क्या बोले? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्म को एक समान मानने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। सभी धर्म को जो राज्य एक समान माने वही क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। ये भी आसान था। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता धर्म को नहीं मानता है, सबको एक समान समझता है, और सांप्रदायिकता धर्म में विभेद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछे जा सकते हैं। तो 2011 में पूछा, 18 में पूछा और 23 में पूछा। अगर ये दोनों सवाल में से कोई भी आ जाए, देख रहे हैं, अथवा कोई भी आ जाए, तो हम यही आंसर लिखेंगे। सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, अथवा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है तो क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हम तो ये तो बोल रहे हैं, क्या बोले कि भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये बात तो हम भी बोल रहे हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मगर ये बात का प्रूफ कहाँ है? ये कोई दो ऐसा पॉइंट रखना है जिससे हम साबित कर पाए कि भारत प्यारे बच्चों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये बात को हम कैसे प्रूव करेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो सबसे पहला प्रूफ हम आपको देते हैं प्यारे बच्चों, भारत में सर्वोपरि सबसे ऊपर हमारा संविधान है। भारत में सर्वोपरि क्या है? संविधान है। संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है भारत में। तो संविधान की बात करें तो संविधान, जो हमारा संविधान है, ये खुद कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में कोई भी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान खुद कहता है कि वो एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक।
अगला देखिए, और क्या बोल सकते हैं, एक आंखों देखा हाल बता सकते हैं। आप अपने समाज में देखिए, आप अपने आसपास देखिए कि आपको सभी धर्म का लोग नहीं मिलता। आप अपने नेता को देखिए, क्या सभी धर्म का नेता नहीं मिलता? मिलता है हमें सभी धर्म का नेता, मिलता है हमें सभी धर्म के लोग। तो यही तो प्रूफ है, ये दो जिक्र करना है। तो देखिए इसको क्या लिखे हैं, भारत को धर्म निरपेक्ष देश बनाने वाले दो प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला प्रावधान क्या है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ये बात हमारे संविधान में लिखा है कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारत धर्म निरपेक्ष है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा कारण देखिए, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया गया है। और भारत में 5 आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 19 आपको बताता है कि आर्टिकल 15 बताता है कि आप 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि आप जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये भारत का संविधान बताता है कि धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव करना बिल्कुल असंवैधानिक घोषित किया गया है। यही दो प्रावधान है, यही दो संविधान में लिखा गया है जो हम जिक्र कर सकते हैं कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। पहला क्या बोलेंगे कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, ये संविधान में लिखा हुआ है। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव करना गैर संवैधानिक है, अगर ये करते हैं तो आपको सजा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए सांप्रदायिकता बताए थे आपको, सांप्रदायिकता, इसमें लोग क्या करते हैं, सांप्रदायिकता में अपने धर्म को, सांप्रदायिकता में लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को दूसरे धर्म से उच्च मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। यही विचारधारा सांप्रदायिकता कहलाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर आपको सांप्रदायिकता कम करना होगा तो उसके लिए लोगों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? तो क्या लिखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के सभी धर्म के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, और सांप्रदायिक सद्भाव को पोषित करने के लिए, सब में एकदम सद्भाव की भावना बनी रहे, इसको पोषित करने के लिए सभी धर्म के लोगों को ये मानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें। इसी वजह से हम सांप्रदायिक सद्भाव को पोषित कर सकते हैं कि अगर सभी धर्म के लोग ये ठान ले कि कोई हमसे अलग नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं, तो लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और सभी व्यक्ति को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, किसी धर्म को नीचा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इतना बात लिख देंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये 2 साल पूछा गया है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, लैंगिक विभेद क्या है अथवा लैंगिक असमानता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। हाँ, आइए बात करते हैं लैंगिक विभेद। ये जो लैंगिक विभेद शब्द है, ये लैंगिक विभेद शब्द बना है प्यारे बच्चों लिंग से। किससे बना है? लिंग से। और लिंग के आधार पर भेदभाव आपको बताए हम कि लिंग के आधार पर अगर हम लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं तो वही लैंगिक विभेद कहलाता है नॉर्मल भाषा में।
कि अगर हम लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हैं, लड़का को अलग समझ रहे हैं, लड़की को अलग समझ रहे हैं, यही भेदभाव करना, लड़की को पढ़ने नहीं देना, लड़का को पढ़ने देना, यही भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं लैंगिक असमानता कहलाती है। जो समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष को उसका झूठा कर्ज दे दिया गया है, झूठा कर्म दे दिया गया है। स्त्रियों का काम है खाना बनाना, क्या पुरुष खाना नहीं बना सकते? भगवान 2 हाथ स्त्रियों को दिए हैं खाना बनाने के लिए, क्या भगवान 2 हाथ पुरुष को वही खाना बनाने के लिए नहीं दिए हैं? हम ये जो काम बांट दिए हैं, स्त्रियों पर जो बोझ डाल दिए कि नहीं तुम्हारा काम है खाना बनाना, ये जो भेदभाव किए हैं समाज में, यही लैंगिक विभेद कहलाता है। प्यारे बच्चों, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को, लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, कम शिक्षा दिया जाना, कम खान पान पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर की 4 दीवारी में कैद रखना और घर के काम काज तक सीमित रखना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता के उदाहरण है। और लैंगिक असमानता के हम क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो लड़कों को लड़कियों से ज्यादा समझता है, लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व देता है। ये तो लैंगिक असमानता हुआ ना, ज्यादा महत्व देना। लड़कियों को पढ़ने के लिए कम समय मिलता है, लड़की मैट्रिक कर ली, इंटर कर ली, बीए कर ली और बोलते हैं शादी कर दो। पढ़ने का उसको अपने हिसाब से अपने शौक को पूरा करने का कोई ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देना, ये सब क्या है? लैंगिक असमानता का उदाहरण है। लड़कियों को 4 दीवारी में कैद कर देना, लड़कियों को लड़कों के ऊपर निर्भर करवा देना, और यही क्या है? लैंगिक असमानता है। प्यारे बच्चों, सीमित रखना, स्त्रियों को पुरुष का नियंत्रण स्त्रियों पर, और अभी के समाज में ये जो समाज है, हमारा समाज है, इसमें स्त्रियों पर पुरुष का नियंत्रण होता है। पहले वो स्त्री अपने पिता के देखरेख में रहती है, बाद में अपने पति के देखरेख में रहती है, बाद में अपने बच्चों के देखरेख में रहती है। तो हमेशा ही स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण रहा है। लैंगिक असमानता के उदाहरण है, और यही सब क्या है? लैंगिक असमानता के उदाहरण है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है लिख देना। अगर आप अपने समाज में देखिएगा, अपने समाज की बात लिखिएगा, तो आपका इससे अच्छा आंसर राइटिंग हो सकता है। समझिए, इस चीज को फील कीजिए। अपने समाज में अपने छोटे भाई बहन को देखे होंगे कि लड़कियों को इतना पढ़ने का आजादी नहीं मिलता। आप रात भर बाहर घूम सकते हैं, मगर आपकी बहन रात में बाहर निकलने नहीं दिया जाता होगा। आपको पढ़ाई के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं, आपको पढ़ाई में जो सुविधाएं मिलती होंगी, लड़कियों को वो सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये समझिए, अपने आसपास के वातावरण को जानिए, फिर उसको अपने आंसर में उतारिए। देखिए, एकदम मक्खन सा बहुत अच्छा राइटिंग निकल के आएगा आपका आंसर राइटिंग। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने भाषा में लिखें, अपने भाषा को अच्छा बनाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। चलिए, यहां पहला वर्ड है विधायिका। पहले विधायिका आपको समझाते हैं। देखिए, अगर हम भारत का बात करें तो भारत में जो अगर सत्ता का साझेदारी हुआ तो उसके 3 अंग हैं। सत्ता के साझेदारी के अंग कितने हैं? 3 हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। देखिए, इससे कितने अंग हैं भारत में जो
भारत में जो काम बटा हुआ है, काम के आधार पर भारत में कितने अंग हैं? 3। पहला है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? जो हम विधायक चुन के भेजते हैं, जो हम राजनेता चुन के भेजते हैं, वही होता है विधायिका। इनका काम क्या होता है कि समाज का उत्पत्ति कैसा हो, समाज का विकास कैसे हो, नियम कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का। कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो कानून यहां बना उसका पालन करवाना काम किसका होता है? कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। अगर जो व्यक्ति इस चीज का पालन, इस नियम का, इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उसमें न्याय देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? अभी जैसे भारत में 545 लोकसभा सीट है, बिहार में 243 विधानसभा सीट है। भारत में लोकसभा सीट 545, बिहार में विधानसभा सीट 243। तो ये लोकसभा और विधानसभा में क्या बोलता है कि लोकसभा और विधानसभा में इसमें महिलाएं कितनी हैं? अगर इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है प्यारे बच्चों, देखिएगा चैप्टर 2 में आएगा ये कि अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, 2014 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में। इसमें महिला की संख्या की बात करें तो महिला की संख्या 74 है। प्रतिशत में बात करें तो 13.6% है। देखिए कहाँ 545 सीट और महिलाएं कितनी? मात्र 74। अब समझ सकते हैं 545 सीट है उसमें महिलाएं मात्र 74। क्या हम इसमें बोल सकते हैं कि हम महिलाओं को बराबर का हिस्सेदारी मान रहे हैं, हम महिलाओं को बराबर हिस्सेदार बना रहे हैं सत्ता में? क्या हम इसके थ्रू बोल सकते हैं? क्या ये नंबर बता रहा है आपको? चलिए देखते हैं आंसर में। देखते हैं भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत ही कम है या स्थिति बहुत ही दयनीय है। लिख लीजिए, स्थिति बहुत ही दयनीय है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत ही दयनीय है। भारत के 15वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या मात्र 59 है। जब वहां 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय मात्र 59 महिलाएं थी लोकसभा में। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कुल प्रतिनिधियों का 11% से भी कम है। बताइए 2009 का डाटा बोल रहा है कि वो 11% से भी कम थी, अभी तो 13% है, अभी भी बहुत कम है। कुछ सुधार नहीं हुआ महिलाओं के जीवन स्तर में, ठीक है। तो हम इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे 15वीं लोकसभा के जगह ये 18वीं लोकसभा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। 18वीं लोकसभा कब हुआ था? 2024 में। महिलाओं की संख्या थी 74 और प्रतिशत की बात करें तो 13.6% महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अभी का जो समाज है ये लोकतंत्र का जिम्मेवार कैसे है, लोकतंत्र का उस पर क्या जिम्मेवारी है उसको लिखना है। समझिए इसको कैसे लिखेंगे। भावी समाज के ऊपर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विभिन्न समाज में व्याप्त एक बड़ी चुनौती है और अभी के समाज में इन सभी आधार पर समाज का विभाजन हुआ है, जो अभी के समाज के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इसको कम करने का चुनौती है कि अभी हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग के साथ जातिवाद ना करें, धर्म के आधार पर विभेद ना करें, लिंग के आधार पर विभेद ना करें। हम इसको और बढ़ावा देते हैं।
जबकि हमको इसको कम करना है, लोकतंत्र को बचाना है तो इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, इन विभिन्नताओं को मिटाकर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। अगर हम इन सभी विभिन्नताओं को मिटा दे, इन सभी विभिन्नताओं को खत्म कर दे, तो लोकतंत्र खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। लोकतंत्र खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। इन विभिन्नताओं को मिटाने के लिए समाज में हर नागरिक को शिक्षित करना जरूरी है, और ये विभिन्नता तब ही खत्म होगी समाज का हर एक वर्ग, हर एक बच्चा, हर एक नागरिक शिक्षित हो जाए। बताइए, आप अभी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अब अभी शिक्षित के गिनती में आते हैं, क्या आप कभी कीजिएगा समाज का विभाजन? आप कभी जातिवाद को मानिएगा? अगर आपके अंदर जरा भी इंसानियत है तो आपका मजाल नहीं कि आप जातिवाद मान ले, लड़का लड़की में भेद कर ले। तो हम समाज का शिक्षित होना जरूरी है। हम समाज को शिक्षित करके ये भेदभाव खत्म कर सकते हैं। शिक्षित समाज के द्वारा ही सफल लोकतंत्र की स्थापना संभव है, और यही शिक्षित समाज के द्वारा एक सफल लोकतंत्र का हम निर्माण कर सकते हैं। इतना प्यारा आंसर लिखिएगा तो आपको बिल्कुल 3 में 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब जहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चालू होगा जो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को वेरी 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 थैंक यू प्यारे बच्चों, कि आप इतना प्यार दिखा रहे हैं, और इसी तरह हम लोगों पे प्यार दिखाते रहिए, और हमारे चैनल को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। एकदम बिहार के हर एक बच्चों तक ये चैनल पहुँचे, ताकि हम लोग भी थोड़ा समझ रहे हैं ना, घूस गुरु दक्षिणा यही है। हम आपको पढ़ाए, आपके गुरु हुए, तो गुरु से पढ़े तो गुरु दक्षिणा तो देना ना पड़ेगा जी। तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप ये कीजिए कि चैनल पे जाके एक लाइक, एक कमेंट, अपने प्यारे सर के बारे में एक कमेंट कर दीजिए, और जाके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका प्यारा भाई आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।